हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो शॉर्ट नोट्स की एक और सीरीज में लेके आ गई हूँ। एग्जाम हमारा बस आने ही वाला है और लास्ट के जो एक दो चैप्टर बचे हैं वो भी मैंने लाए हैं अब। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप में से कोई भी न्यू स्टूडेंट है जो कि दिसंबर वाले एग्जाम के बाद जून वाले एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं 2026 के लिए, तो सुपर इमोशन बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। 1 दिसंबर से हुआ है, यानी कि परसों से। 7.0 बैच का नाम है, सुपर इमोशन 7.0 बैच। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इस बैच में 10% ऑफ मिल रहा है। कूपन कोड आपको इसके लिए लगाना है IFAS10। और याद रखिएगा, बैच ऑलरेडी हैज़ बीन स्टार्टेड, तो आपको जाके उसमें एनरोल करना है, तैयारी के लिए स्टार्ट कर देनी प्रिपरेशन अपनी हमारे साथ में। ठीक है, चलिए। और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के शॉर्ट नोट्स में। सबसे पहला जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, वॉल्यूम के यूनिट्स यहाँ पे मैंने आपको सारे दिखाए हुए हैं। सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, मीटर क्यूब में क्या होता है, वो सब चीज़ें। इसके बाद आती है बात प्रेशर के यूनिट्स भी मैंने बताए, बार के फॉर्म में, HG के फॉर्म में क्या होते हैं, टॉर क्या होता है, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सारे आपकी प्रेशर के बारे में है। और मेरे पीछे जो छुपा है वो है लीटर का डेसीमीटर वाली क्यूब्स। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। काइनेटिक गैस इक्वेशन आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये डबल बार क्यों आ रही है, आई डोंट नो। यहाँ पे लिख देते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा, इसी के साथ में क्या करती हूँ मैं, यू मैक्सिमम प्रोबेबल और यू एवरेज भी लिख देती हूँ। मैक्सिमम प्रोबेबल कितनी होती है ये होती है √2RT/m। और ये होती है √8/πRT/m, 8RT/πm। ये दोनों भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और ये होती है √3RT/m। अगर आप देखें तो RMS सबसे बड़ी, फिर आपकी एवरेज स्पीड आती है और फिर आपकी मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड आती है। इनका रेशियो रहता है, ठीक है, ऑर्डर रहता है। इसके बाद देखें काइनेटिक एनर्जी पर मोल अगर हमसे पूछी जाए तो 3/2 nRT है ना। एन की वैल्यू लिख देंगे, नंबर मोल्स। पर मॉलिक्यूल अगर आपसे पूछ ली जाए तो फिर हम लिखते हैं यहाँ पे KBT। पर मॉलिक्यूल के लिए KB, पर मोल के लिए हम R का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, वंडरवॉल गैस इक्वेशन आप सभी को पता है। A और B वंडरवॉल गैसेस कांस्टेंट होते हैं। मैं बता रही हूँ ध्यान से कि इनकी यूनिट्स भी आप एक बार देख के जाएं कि क्या क्या यूनिट्स इनके होते हैं। ठीक है, अगला जो आएगा वो है फ्लॉट, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है कि इंटरनल एनर्जी आपकी जो होती है इसको DE या DU से आप नोट करते हैं। वर्क और हीट में क्या रिलेशन होते हैं, ये तीनों फर्स्ट लॉ में बताए गए हैं आपको। इसके बाद ही, इससे पहले आप आगे बढ़ें कि मैं यहाँ पे बता दूंगी कि फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ से पहले आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में भी थोड़ा सा लिख लें। जो जो चीज़ें मुझे अभी याद आ रही हैं वो मैं बता रही हूँ। इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज लिख लें कौन कौन सी होती है। फिर स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस भी लिख लें कौन कौन से होते हैं। ये सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे उसी शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, तो पाथ फंक्शंस तो आपको पता है Q एंड W आपके पाथ होते हैं, बाकी सभी आपके स्टेट फंक्शंस होते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है वर्क डन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना होगा। एक्सपेंशन में अगर आप देखें तो -nRT/ln V2/V1। और अगर प्रेशर दिया हो तो ये P2/P1/P2 हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का वर्क डन आपका कितना आता है, 0, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। इसी के साथ हीट कैपेसिटी अगर हम देखें कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे, तो आपको पता है CB∆T, ये DE की वैल्यू है। और ये आपकी ΔH या DH की वैल्यू है CP/dT। ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है और ये आपकी प्रेशर डिपेंडेंट होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हीट कैपेसिटीज के बारे में भी ध्यान रखें। इसके बाद आती है बॉन्ड एंथैल्पी, एक चीज़ है थर्मोकेमिस्ट्री में आपका ये वैल्यू आता है। इसी तरीके से यहाँ पे हेस लॉ भी आता है। तो आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर देखें और आपको बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है तो आपको रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट की एंथैल्पी
केवल यही ऐसी जगह है जहाँ पे अपोजिट चीज़ें हो रही है। बाकी आप जो भी निकालोगे, एंट्रोपी निकालो, है ना, रिएक्शन की एनर्जी निकालो, सब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। लेकिन केवल यही ऐसी चीज़ है जो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। हेस लॉ क्या कहता है? हेस लॉ कहता है डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। किस प्रोसेस में? जैसे हम बात करें कि ए से बी जा रहे हैं और ए से सी जाके हम और ए से सी जाके और उसके बाद डी जाके फिर बी जा रहे हैं, तो डेल्टा एच फोर अगर ये है तो डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री के सम के इक्वल होगी। हम ऐसा यहाँ पे लिख देते हैं, डेल्टा एच फोर बराबर डेल एच वन प्लस डेल एच टू प्लस डेल एच थ्री। ये कहलाता है आपका हेस लॉ, जो कि थर्मोकेमिस्ट्री में आता है। और इसी में बहुत सारी चीज़ें आती है, हीट ऑफ कम्बस्शन वगैरह, वो भी कुछ ऐसा ही है। प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की कंबशन देख लीजिए, है ना। और हीट ऑफ कंबशन के अलावा और क्या होता है, यही है। फॉर्मेशन की एंथैल्पी भी वैसा ही कुछ आएगी। अगला देखिए, साइक्लिक रूल अगर हम पढ़ते हैं तो आपको पता होगा एक्स वाई, एक्स के बाद क्या आता है? वाई, एक्स आता है, फिर आता है वाई और फिर आता है आपका जेड। तो साइक्लिक रूल के अकॉर्डिंग अगर आप ऐसा लिखें तीनों के डिफरेंशियल्स को, एक को किसी भी एंटिटी को कांस्टेंट रखें, तो उसके मल्टीपल की वैल्यू -1 आती है। इसी के साथ अगर हम बात करें हीट कैपेसिटीज एज कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, तो जनरल इक्वेशन है आइडियल और रियल दोनों गैसेस के लिए ये आपका फॉलो होता है। फिर आप जब आइडियल गैस पे आते हैं तो आप सभी लोगों को पता है ये क्या बन जाता है, Cp इक्वल्स टू या Cp माइनस Cv बराबर NR। लेकिन जनरल के लिए होता है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा अपॉन टीवी। अब आप पूछेंगे अल्फा और बीटा क्या है, तो फिर हम आ जाते हैं आपके थर्मोडायनेमिक कॉफिशिएंट्स पे। थर्मोडायनेमिक कॉफिशिएंट्स की अगर हम बात करें तो अल्फा होता है आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, ठीक है। तो dv 1/v dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबारिक। बीटा की बात करें तो आइसोथर्मल मतलब प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी कि वॉल्यूम आपका कम हो रहा होगा, तो -1/v dv बाय dp हो जाएगा। फिर आइसोकोरिक की बात करें तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज कॉफिशिएंट यानी कि टेम्परेचर की वजह से प्रेशर चेंज हो रहा है, तो dp बाई dt हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए, तो अल्फा बीटा गामा तीनों थर्मोडायनेमिक कॉफिशिएंट्स हैं जो ध्यान रखेंगे, और वही वैल्यू हमने फिर यहाँ पे यूज की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, अब इनमें सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है तो वो आप मैनेज कर लीजिएगा। देखिए अगला है जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट। जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट आपका इंथैल्पी, पहले तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कांस्टेंट होती है, तो डेल्टा एच 0 होता है। जूल जेटीडी नहीं, जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट है यहाँ, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है। तो dt बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट इंथैल्पी, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम Cp के टर्म्स में, ठीक है, -1/Cp डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जूल थॉम्सन इफेक्ट जो है वो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आइडियल गैसेस के लिए जूल थॉम्सन इफेक्ट 0 आता है, इसका कोफिशिएंट की वैल्यू 0 आती है। मोस्ट ऑफ द गैसेस के लिए वैल्यू पॉजिटिव होती है, उसका मतलब ये है मोस्ट ऑफ रियल गैसेस आपकी कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, या प्रेशर बढ़ाने पे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर कम करने पे टेम्परेचर भी कम होगा। लेकिन कुछ एक एग्जांपल्स हैं, पर्टिकुलरली हाइड्रोजन और हीलियम, इनको याद रखिएगा, ये आपका हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं, बाकी सब मोस्टली आपके कूलिंग इफेक्ट शो करते हैं। अगला पॉइंट है जूल थॉम्सन इफेक्ट फॉर रियल गैसेस का एक और एक्सप्रेशन आता है B/Cp Ti अपॉन T-1। अब इसमें Ti क्या है, Ti होता है इन्वर्जन टेम्परेचर जिसकी वैल्यू है 2A/RP, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर अगर Ti जो है आपका जिस भी गैस के लिए हम कर रहे हैं उसका इन्वर्जन टेम्परेचर एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर से ज़्यादा है तो ऐसी गैसेस कूलिंग इफेक्ट दिखाएगी, लेकिन अगर ये कम है तो आपका हीटिंग इफेक्ट दिखाई देगा, जैसा कि हाइड्रोजन और हीलियम के केस में दिखाई देता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, 2-2 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्लॉट। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लॉसियस इनइक्वालिटी भी यहीं पे ऐसा कुछ हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रेटर देन जो है वो है इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, और इक्वल टू आता है रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। तो डेल्टा एस जो आपका है उस यूनिवर्सल डेल्टा एस में क्या आपके आते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्यू जो आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस की है वो होती है डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। एंट्रोपी और हीट चेंज में रिलेशन आपका यहाँ से निकल के आता है, और क्लॉसियस इनइक्वालिटी भी यहीं से आप थोड़ा सा देख सकते हो। डी एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी क्यू बाई टी, यहाँ पे वही इक्वल टू जो है वो आपकी रिवर्सिबल के लिए है, और ग्रेटर देन आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यूज होता है। फिर अगला पॉइंट देखिए, एंट्रोपी चेंज फॉर फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का वर्क डन 0 था, लेकिन एंट्रोपी चेंज आपकी होगी nR/ln/v2/v1 या फिर p1 अपॉन p2। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर एडियाबेटिक एक्सप्रेशंस, एडियाबेटिक इक्वेशंस जो आपकी होती है प्रोसेस, उसमें पॉइजन इक्वेशन काम की है प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में, टेम्परेचर प्रेशर और टेम्परेचर वॉल्यूम के टर्म में, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, और ऐसे ही 2 एक्सप्रेशन आपके और निकल के आते हैं। इसके बाद देखिए अगला एडियाबेटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। अगर आप देखें तो रिवर्सिबल का तो हमने देखा, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में आपकी एंट्रोपी चेंज के फॉर्मूले ये हैं, पढ़ के जाइएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखें, एंट्रोपी चेंज आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, यहाँ पे लिखा है। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, वो भी यहाँ पे लिखा है। और ये वाला आपका किसके लिए है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए nR/ln/v2/v1 या p1/p2। ठीक है। अगला देखें, हम बात करते हैं फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि 4 हैं। आपकी एनर्जीज जो हैं, इंटरनल एनर्जी, आपकी हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, आपकी एंथैल्पी और आपका गिब्स फ्री एनर्जी, चारों के लिए इक्वेशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए, और इनसे आप कोई सी भी मैक्सवेल रिलेशंस कहीं से भी निकाल सकते हैं, एक्सप्रेशंस भी निकाल सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं आपका कार्नोट साइकिल। तो एक्चुअली ये बाद में आना चाहिए था, पर ठीक है। कार्नोट साइकिल का डायग्राम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और डायग्राम के साथ ये जरूर ध्यान रखिएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रोसेस कौन सा है। पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है रिवर्सिबल, दूसरा रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, तीसरा भी कंप्रेशन है और चौथा भी कंप्रेशन है। ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर इसमें आती है बातें वर्क डन की, एफिशिएंसी कितनी है, तो एफिशिएंसी कितना काम किया अपॉन कितनी हीट इसने ली थी। QH मतलब हॉट रिजर्वायर से जो हीट इन्होंने ली, हॉट रिजर्वायर से हीट टेम्परेचर लिया, और इसी तरीके से एफिशिएंटी QC/QH, C मतलब कोल्ड है और H मतलब हॉट है, यानी कि हाई टेम्परेचर रीजन और ये है लो टेम्परेचर रीजन। ठीक है। और अगर TC/TH के फॉर्म में निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। फिर बारी आती है किसकी, रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर की चीज़ें एकदम उल्टी होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर रीजन से हीट किस में निकालते हैं, हीट जो है वो बाहर जाती है हाई टेम्परेचर रीजन की तरफ, और वर्क डन तब आपका होता है। ठीक है। तो इसमें इसका फॉर्मूला है TC/TH - TC, याद रखिएगा। H और C का मतलब आप लोगों को पता है। ठीक है। फिर अगला देखें, अगर हम बात करें फेज ट्रांजिशन की एंट्रोपीज क्या होती हैं, तो सॉलिड से लिक्विड में मतलब आपका क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। लिक्विड से वेपर मतलब वेपराइजेशन हो रहा है, और सॉलिड से वेपर मतलब सब्लिमेशन हो रहा है। तो डेल्टा S बराबर डेल्टा H/T। फेज ट्रांजिशन के टाइम आपका डेल्टा G 0 रहेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। डेल्टा H/वेपराइजेशन सेम आपका इसके लिए सब्लिमेशन के लिए इक्वेशंस होती हैं। अगला देखें, क्लॉट, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि परफेक्ट क्रिस्टल जो होते हैं, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके जो हैं, इनकी एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पे एंट्रोपी कितनी होती है, 0 होती है। तो बाकी जो आपके क्रिस्टलाइन एब्सोल्यूट नहीं है, उनमें जो एंट्रोपी बचती है उसे हम कहते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी, और रेसिडुअल एंट्रोपी आपका बताता है S बराबर K/ln/W, और W आपकी प्रोबेबिलिटी है कि अरेंजमेंट कितने तरीकों से किया जा सकता है। जैसे CO का लें तो OC और CO 2 अरेंजमेंट है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाती है W की। ठीक है। फिर देखिए मैक्सवेल रिलेशंस आ गए, ये आपका वही मैजिक स्क्वायर आ जाता है, और उसके बेसिस पे आप
सारे मैक्सवेल रिलेशंस लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया हुआ है, और थर्मोडायनेमिक्स के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब भी आपको बताएंगे। एब्सोल्यूट एक्सप्रेशंस भी इन्हीं 4 फंडामेंटल इक्वेशन से लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है आप लोगों के लिए। फिर देखिए बारी आती है इंटरनल प्रेशर पाई पी डेल ई बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये आपका इंटरनल प्रेशर है। तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल प्रेशर 0 होता है, लेकिन रियल गैस के लिए ये होता है A/V², पूछ लिया जाता है। फिर क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी भी आपके मैजिक स्क्वायर से ही निकल के आ जाती है ना। तो मैंने सारी चीजें बता रखी है आपको बस इन्हें याद रखने की जरूरत है, ठीक है। एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, एच, सबके लिए मैंने आपको बताया कि कैसे निकालते हैं क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। इसके बाद देखिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, फेज रूल के बेसिस पे जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं उसका फॉर्मूला है F=C-B+2 कंपोनेंट, फेज और डिग्री। फिर आता है आपका केमिकल पोटेंशियल। एक्चुअली क्या है कि गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज विद चेंज इन कंपोजिशन को ही एक्चुअली हम क्या कहते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर पे हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर केमिकल पोटेंशियल के टाइम के टेम्परेचर और प्रेशर के साथ में जो कर्व आते हैं, इन कर्व्स की नेचर ध्यान रखिएगा, पूछ ली जाती है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस कौन सा, कई बार वो ये मेंशन नहीं करेगा और आपसे बोलेगा कि कौन क्या है, तो इसका जरूर से ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। म्यू वर्सेस टी, म्यू वर्सेस पी के कर्व। फिर बारी आती है क्लैपेरॉन इक्वेशंस की। जो आपकी फेज ट्रांजिशन है उसी में एक चीज आती है क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो dp/dt चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी के इक्वल होता है ना। ये आपका वहीं से आता है, क्यू वाली रिएक्शन जो हम लिखते हैं आपके डेल्टा एस के बेसिस पे dq अपॉन टी लिखते हैं, वहीं पे सारी चीजें निकलती है, ठीक है। फिर बारी आती है, ये है आपका फ्यूजन के लिए, सब्लिमेशन के लिए और वेपराइजेशन के लिए, और इसी का एक स्वरूप, इसी का एक जो है एक्सप्रेशन ये है ln P2/P1 डेल्टा एच फ्यूजन या डेल्टा एच वेपराइजेशन या डेल्टा एच आपका सब्लिमेशन 1/T1 - 1/T2। दो डिफरेंट टेम्परेचर, दो डिफरेंट प्रेशर्स। अगला देखेंगे गिब्स ड्यूम इक्वेशन। आपको पता है समीशन Ni/d/μi की वैल्यू 0 होती है। फिर थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मिक्सिंग में आपकी चीजें आती हैं कि डेल्टा जी मिक्सिंग कितनी है, डेल्टा एस मिक्सिंग कितनी है। आपको पता है आइडियल गैस के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होगी, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होगी, और वो वैल्यू कितनी है वो हम यहाँ से निकालते हैं। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी कौन सी होगी, 0 होगी आइडियल मिक्सिंग के केस में, ठीक है। तो बाकी जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं वो यहाँ से निकाली जाती है, समीशन nRT, समीशन chi ln chi, इन पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। फिर बारी आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, जिसमें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, मोलालिटी के इक्वल है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी के बारे में है, केबीएम लिखा है यहाँ पे, इसके दोनों एक्सप्रेशन है, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के रिलेशंस, आप लोग इसको देख लेना अच्छे से। फिर आता है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये है आपका KFM, और KFM में ये तो मोल फ्रैक्शन हो गए, ये मोल फ्रैक्शन के लिए, और ये आपके मोलालिटी के टर्म्स में। और चौथा जो आपका आता है वो मैं लिखना भूल गई हूँ, चौथा जो आपका आता है वो आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, π=CRT, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। C क्या होता है आपका N/V, बेसिकली दिस इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपकी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एंड उसके बाद एक और चीज़ है यहाँ पे, हाँ, तो आइडियल आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस जो हैं उसमें भी होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का प्रेशर होता है वेपर प्रेशर PA/XA + P0B/XB। वेपर फेज की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है। और लिक्विड फेज की बात करें तो हम ये फॉर्मूले लगते हैं, रॉल्स लॉ फॉलो होता है, और यहाँ पे डॉल्टन्स लॉ भी फॉलो होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं आपके लिक्विड और वेपर फेज के लिए। तो ये लगभग मैंने सारी थर्मो को एक जगह इकट्ठा करने की थोड़ी सी कोशिश की थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा।
प्रैक्टिस कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको इसमें से कौन सी चीज़ें और एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी ज़रूर, ठीक है। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, फ्री ऑफ प्रैक्टिस आपको IFS का मिल रहा है, और इसमें सारी चीज़ें आपको एक ही जगह में मिलेंगी, जिसमें फ्री प्राइम क्लासेस, एग्जाम के सिलेबस, उनके पैटर्न्स, उनके लास्ट ईयर कट ऑफ्स, उनके एनालिसिस, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कितने हैं, वो सब आपको इसी ऐप में मिलेगा। तो आप इस ऐप का जाके एक बार जो है एनरोल करके उसमें अपना देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दिस वॉज द शॉर्ट नोट्स। और ये 10% वाली बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि 10% ऑफ चल रहा है, 1 दिसंबर से बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इसमें और क्या चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।